नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, कहें किस मुँह से हम ए मुसहफ़ी, उर्दू हमारी है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। मेरा हर शेर है एक राज़े हकीकत बेखुद, मैं हूँ उर्दू का नज़ीरी मुझे तू क्या समझा। जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। मेरी घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बां, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। अभी तहज़ीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज़ जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू ज़बां कभी। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। हम हैं तहज़ीब के अलमबरदार, हमको उर्दू ज़बान आती है। अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बां थी प्यारे, अब सियासत ने उसे जोड़ दिया मज़हब से। महताब हकीकत से आगाह करो इनको, जो लोग नहीं समझे उर्दू का मकाम अब तक। ये बातों में नरमी, ये तहज़ीब व आदाब, सभी कुछ मिला हमको उर्दू ज़बां से। मैं प्रोफेसर कासिम अली खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि प्रोफेसर बनने का यह फायदा होता है कि प्रोफेसर कभी रिटायर नहीं होता। और मैं गुजारिश करता हूँ हुसैनी बादशाह साहब से कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मैं सत्तार प्रजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अब्दुल खादर खान दलाल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। सबसे पहले मैं अस्मा सिद्दीक़ा को दावत देता हूँ कि वो अपना मकाला पेश करें। अस्मा सिद्दीक़ा बेमपल्ली डिग्री कॉलेज में जुज़वक्ती तौर पर लेक्चरर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारी पहली बैच की स्टूडेंट है। मेरा मकाले का उन्नोन है वादिला तबस्सुम की अफसाना निगार। वादिला तबस्सुम उर्दू की एक मारूफ अफसाना निगार है। इनके अफसानों में हैदर आबादी माहौल और तहसीब व तमद्दुन के अनासिर पाए जाते हैं। इनकी कहानियों का बुनियादी महवर हैदर आबादी ज़बान में हैदर आबाद के दक्कन का ज़वाल पज़ीर माशरा है। इनकी कहानियों की बुनियाद वो आलीशान महलात हैं जिनकी दीवारें लिपटी जाती हैं और इन दीवारों के साथ एक पूरी तारीख ज़मीन में दफन हो जाती है। नवाबों के महलात और उनकी उम्र गम अंगेज़ दास्तान इनकी कहानियों के मौज़ूआत हैं। वाजिदा तबस्सुम के चंद अफसाने ये ही शेर ममनू कहानियों के इस मजमे के अब तक 6 एडिशन शाया हो चुके हैं। इस मजमे में वाजिदा तबस्सुम की अवली कहानियाँ भी शामिल हैं। आया बसंत सगी इस अफसानवी मजमून में वाजिदा तबस्सुम की तवील कहानियाँ भी शामिल हैं। ये अफसाना में उन्होंने हैदर आबादी माहौल से मुनफी रुझानात से मुतासिर होकर लिखी थे। नित का बोझ घरेलू कहानियों का मजमुआ है। फूल खिलने दो एक कौमी एक जिंदगी पर मुन्नी कहानियों का मजमुआ है। ज़ख्म दिल और महक महक बंद दरवाजे बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों का मजमुआ है। जैसे दरिया वाजिदा तबस्सुम की ऐसी कहानियों का मजमुआ है जिनमें फनकार का अपनापन और शऊर का एहसास दिलाती हैं। इसलिए इस मजमे को वाजिदा
वाजिदा तबस्सुम के नुमायां बल्कि नुमायां तरीन अफसानों का मजमुआ करार दिया जाता है। मुलसरी के छाँव में जख्म दिल और महक महक की तरह इस अफसानों के मजमे में वाजिदा तबस्सुम के वो तमाम अफसाने शामिल हैं जिनमें प्यार व मोहब्बत के साए नजर आते हैं। नित उतराई तवाइफों पर कहानियाँ इस मौजू पर उर्दू के कई अहले कलम ने इजहार ख्याल किया है, लेकिन वाजिदा तबस्सुम ने एक औरत की हैसियत से तवाइफ को सिर्फ एक औरत ही देखा है, इसलिए फितरी तौर पर वो तवाइफ की हमदर्दी नजर आती हैं। वाजिदा तबस्सुम बेहैसियत बच्चों के अफसाना निगार भी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए जो अदब तख्लीक किया है वो काबिल तवज्जो है। वाजिदा तबस्सुम ने बच्चों के लिए जो अफसाने लिखे हैं इनका मजमुआ बंद दरवाजे, इसमें 25 अफसाने भी शामिल हैं। वाजिदा तबस्सुम के इब्तिदाई अफसानों के मजमूए में कहती हैं कि एतबार शुरू बच्चों बड़े हाथ में कलम है और मुझे इसकी अहमियत का एहसास है। अल्लाह ताला ने जब दुनिया तख्लीक की तो सबसे पहले कलम बनाया। इस पहले की लम्हे से ही कलम की अहमियत मुसल्लम है। वाजिदा तबस्सुम के अफसानों से साफ तौर पर नजर आता है कि इनकी यहाँ तहजीब से मुराद वो अकायद, नजरियात, वो अफकार हैं जिनसे इनकी शख्सियत बनती और संवरती है। उन्होंने अपनी कहानियों में भी अपने इलाकों के लोगों की तहजीबी जिंदगी की भरपूर अक्कासी की है। इनकी कहानियों में हैदराबाद, दक्कन के मुल्बस और आला तबकों के घरेलू जिंदगी की जीती जागती तस्वीरें मिलती हैं। वाजिदा तबस्सुम की तहरीरों में एक मखसूस तहजीबी और माशरती पस मंजर नजर आता है और उनके मौज़ूआत और ज़बान व बयान के एतबार से ख़वातीन उर्दू अदब में एक मुनफरिद और बेबाक रुझान मौजूद पाया जाता है। इस मौका देने के लिए आप तमाम का शुक्रिया। मैं सिराजुद्दीन से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। मेरा अनुमान महमूद शाहिद की अफसाना निगार है। महमूद शाहिद साहब की पैदाइश शेर कड़वा में 1957 में हुई। आपके वालिद का नाम दाऊद नशात है जो कड़वा के कोने मुश्क शायर थे। इब्तिदाई तालीम मुस्लिम हाई स्कूल कड़वा में हुई। बाद अज़ा कड़वा गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में डिग्री मुकम्मल किया। महमूद शाहिद के घर में उनके दोस्तों अदबी माहौल होने की वजह से उनके अदबी ज़ौक़ में इजाफा होता गया। महमूद शाहिद एक अच्छे अफसाना निगार, सहाफ़ी, कालम निगार और शायर की हैसियत से अदबी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। महमूद शाहिद को स्कूल के ज़माने ही से कहानी लिखने का बहुत शौक़ होने की वजह से उन्होंने उर्दू अफसाने में अहम मुकाम हासिल किया। आपका एक अफसानवी मजमुआ ढांचा मंजर आम पर आकर खूब दाद और तहसीन हासिल कर चुका है। ढांचा को जिला कड़वा में पहला अफसानवी मजमुए का दर्जा हासिल है जिसमें 15 अफसाने शामिल हैं। नीम के पेड़ से बरामद शुदा शहद, खुशबू का सफर, समंदर का कत्ल, ढांचा, शिकस्ता खौस, गुब्बारे कायनात में गुम एक वजूद, इस तरह मंजर झैल है। ढांचा अफसानवी मजमुआ में 124 सफ़हात मुश्तमिल हैं। इस मजमुआ की खूबी ये है कि इसमें किसी नक़ाद का पेश लफ्ज़ या दिबाचा नहीं है। खुद मुसन्निफ ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखा जिसमें अलामती, तजरीदी और बयानिया अफसाने शामिल हैं। जब हम आपके अफसानों का मुतालिया करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे महमूद शाहिद ने अपनी ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात सुना रहे हैं। आपके अफसाने ज़िंदगी से करीब तर मालूम होते हैं। महमूद शाहिद एक ऐसे एहसास शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने अपने आसपास जो भी देखा है या महसूस किया है अपनी तख्लीक के ढांचे में डालते चले गए। महमूद शाहिद के इन सब अफसानों में ज़्यादातर अलामती अंदाज बयान लिहाजा के इजहार का खास मकसद इलामत निगारी करार दिया जा सकता है। उन्होंने अपने अफसानों में ठोस अलामती इस्तेमाल की हैं, यानी ठोस पैगरों के जरिए अपने एहसासात और जज्बात
پیش کیا ہے، مثلاً شہد، ڈھانچہ، سرخ آنکھ، گھوڑا وغیرہ۔ محمود شاہد کے افسانوں کی زبان میں نہایت سادہ اور دلکش ہے۔ مثال کے طور پر افسانہ غبارِ کائنات میں گم ایک وجود کا دلکش نمونہ دیکھیے۔ اقتباس شروع: مجھے اماں کی گود میں بیٹھ کر عجیب سی خوشی اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ میں اماں کی گود میں ایسے جا بیٹھا جیسے مرغی کے چوزے آسمان پر اڑتی چیل کو دیکھ کر خوف کے مارے مرغی کے پروں میں جا پہنچتے ہیں، جیسے بلی کے بچے احساس تنہائی سے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے بلی کے ٹانگوں سے لپٹ لپٹ جاتے ہیں۔ مجھے اماں کی نرم و گداز گود میں سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اقتباس ختم۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محمود شاہد جو اپنے علامتوں کے نہایت ہی سادہ اور دلکش زبان میں پیش کر کے علامت نگاری کے معیار کو بلند کیا۔ محمود شاہد کے 15 افسانوں کا مجموعہ ڈھانچہ میں شامل 5واں افسانہ کا عنوان بھی ڈھانچہ ہے۔ اس افسانے کا ابتدائی حصہ جغرافیہ کی کسی مضمون کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ افسانہ نگار نے کہانی کے آغاز یا پلاٹ کا تعریف کے بجائے زمین کی کھدوائی کا منظر بیان کیا۔ لکھتے ہیں کہ اقتباس شروع: کھدائی جاری ہے دشت و جبل گود کے، قریہ و شہر کھودے گئے، جہاں تک کھودے وہاں تک مٹی ہی مٹی، نرم سخت چکنی، ریتیلی زرد سیاہ سرخ سفید، وقت موسم اور آب و ہوا کے ساتھ ہی بدلتی ہوئی طبق در طبق، ایک مختلف رنگ ایک مختلف الو، کہیں سخت چٹانوں کا سلسلہ، کہیں زمین دوز پانی کے چشمے، کہیں گہری تاریخ سرنگیں، کہیں آتش فشاں کے دہانے، کہیں کچھ دھاتوں کے ذخائر۔ کھدائی کا عمل کب سے جاری ہے؟ اقتباس ختم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمود شاہد نے کتنا دلکش انداز سے لکھتے ہیں۔ اس افسانے میں بظاہر کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ ظاہر کوئی مربوط پلاٹ بھی نہیں۔ انسان صدیوں سے زمین کو کھودتے آتا جا رہا ہے، لیکن افسانہ زمین کو کھودنے کا مقصد نہیں، انسان کے ڈھانچوں کا نکالنا، پھر مختلف حصوں کی ہڈیوں کو جوڑ کر ایک ڈھانچے کی تشکیل دینے کی صحیح کرنا ہے۔ محمود شاہد کے افسانوں میں یہ افسانہ واقعی اس قابل کے اس کے تمام افسانوں میں اچھا افسانہ قرار دیتے ہیں، اس لیے خود افسانہ نگار نے اس کو اپنے تمام افسانوں کا مجموعہ کا عنوان بھی لیا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ عالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ میرا نام بی بی عالیہ ہے، میں اس شعبے کی پہلی بیچ کی طالب علم ہوں۔ اسی طرح میرے مقالے کا عنوان جنوبی ہند کی خواتین افسانہ نگار 1960 کے بعد۔ جنوبی ہند کا تاریخی و ادبی پس منظر۔ جنوبی ہند میں بھارت کی 5 ریاستیں آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلا، تلنگانہ، تمل ناڈو کے ساتھ ساتھ لکشدیپ اور پانڈچیری کے علاقے شامل ہیں۔ مدراسی ریاستیں میسور، حیدرآباد، دکن اور دوسری ریاستیں بھارت میں منظم ہو چکی ہیں۔ ہر جنوبی ہند زیادہ تر سرسبز علاقوں پر مشتمل ہے اور اس میں بے شمار قدرتی خطے موجود ہیں۔ جنوبی ہند ڈراوڑ لوگوں کا گڑھ ہے اور جنوبی ہند میں ڈراوڑی زبانیں جیسے تمل، ملیالم، تیلگو، کنڑ وغیرہ بولی جاتی ہیں۔ جنوبی ہند میں اردو افسانہ نگاری کا جو عمومی جائزہ جنوبی ہند کی خواتین افسانہ نگاروں کو موضوع تحقیق بنایا گیا ہے، اس کا دائرہ بظاہر جنوب کے افسانے کے ادب کا احاطہ کرتا ہے۔ جنوب کی 5 ریاستیں درج ذیل ہیں: تمل ناڈو، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، کیرلا۔ آندھرا پردیش میں جیلانی بانو، رفیہ منظور العمی، واجدہ تبسم، زہرا ہمایون مرزا، فاطمہ تاج، آمنہ الحسن، خبر جمال، نجمہ نکھل۔ تمل ناڈو میں حجاب امتیاز علی، مہر طلعت آموری، جہاں آرا، فاطمہ رئیس، امیر النساء، شازیہ مسرور، نگار سلطانہ جلیلی، عرفانہ تزرین، شبنم، نصرت نازنین، شازیہ نازنین، غزالہ پروین، فرحت جبین۔ تمل ناڈو کے خواتین افسانہ نگار حجاب امتیاز علی 1915 عیسوی میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید محمد اسماعیل تھا۔ 1936 عیسوی میں ناڈن لاہور فلائنگ کلب سے ہوا بازی کی سند حاصل کی اور حکومت برطانیہ کی پہلی ہواباز خاتون کی شہرت پائی۔ سر سید احمد خان کے دوست مولانا محمد آزاد اور مولانا محمد قاسم کے شاگرد رہ چکے تھے۔ وہ تہذیب نسواں کے بانی بھی تھے۔ حجاب کو پھول، موسیقی، چاندی کی رات،
बादल, बिल्ली, नदी, पेड़ पौधे, कबूतर, तोते, गाय वगैरह इन सब से हिजाब का दिली लगाव था। इन सब चीज़ों का वो अपने अफसानों और नावलों में भी जिक्र करते हैं। अफसानवी मजमूए और बहारें ये फ़ज़ाएं, मेरी नादमा मोहब्बत, एहतियात इश्क, मम्मी खाना, तोहफे और शगुफ़े, सनूबर के साए और दूसरे रोमान। 19 मार्च 1919 ईस्वी को हिजाब इम्तियाज़ अली लाहौर पाकिस्तान में वफात पा गए। तेलंगाना में ख़वातीन अफसाना निगार हैदराबाद की ख़वातीन में सुग़रा हुमायूं मिर्ज़ा 1884 ईस्वी में पैदा हुए। पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने कहानियाँ लिखी और अपने तसानीफ़ और कारनामों से बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हुए। नसीरुद्दीन हाशिमी ने सुग़रा को हैदराबाद की पहली अफसाना निगार करार दिया है। वो अपने एक मज़मून हैदराबाद की अफसाना निगार ख़वातीन में लिखते हैं कि सुग़रा हुमायूं मिर्ज़ा हैदर आबाद की क़दीम अफसाना निगार खातून हैं। अगरचे आप अफसाना निगारी की तरफ मुतवज्जा नहीं है, मगर एक वाक़या है, सुग़रा बेगम हैदर आबाद की पहली अफसाना निगार खातून हैं। पहली तस्नीफ़ मुशीर मिस्मा या ज़ोरा को पहला अफसानवी मजमुआ करार दिया है, जो 1904 ईस्वी को वजूद में आ चुकी थी। अज़ीज़ुन्निसा हबीबी उनका शुमार जामिया उस्मानिया के तरक्की पसंद दौर के मुमताज़ अफसाना निगारों में होता है। उनका ताल्लुक़ हैदराबाद के रईस और तालीम याफ्ता घराने से था। इनके अफसानों का मजमुआ तुम बड़ी संग दिल हो है, जिसमें चंद रूमानी और माबाकिया माशरती अफसाने हैं। अज़ीज़ुन्निसा के अफसाने पढ़ने से ये यकीन हो जाता है कि औरत मर्द की बनिस्बत मासूम, नेक दिल, बावफा और जज्बा एहसास का नमूना होती है। अफसाना शहला मोहब्बत की ऐसी कहानी है जिसमें औरत जब एक बार राह मोहब्बत में कदम उठाती है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। माशरे का रंग उनके अफसानों में चाचा नजर आता है। वो अपने अफसानों के बारे में लिखती है, हिंदुस्तानी औरत की बेबसी को देखकर मैंने बारहा सोचा कि वो औरत जिसके बगैर मर्द एक पल टिक नहीं सकता, जो बीवी बनकर लाखों दिलों पर हुकूमत करती है, जो सरताब का हमदर्द होती है, इनमें कुर्बानी का जीता जागता नमूना नजर आती है। हुजूर ने जिसके कदमों तले जन्नत की निशानदही की है, वो मशरिक में कमजोर है, बस कने इसके सिवा कुछ नहीं। उन्हें परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मैं अफसाने लिखती हूँ। अफसाना चांद बेनूर हो गया औरत के बेबसी और बेचारगी का नमूना पेश करता है। अज़ीज़ुन्निसा ने समाज की खराबियों और औरत के साथ जो नाइंसाफियाँ देखी उन्हें अपने अफसानों में पेश कर दिया। उनका हर अफसाना औरत की जिंदगी के किसी न किसी खास पहलू पर रोशनी डालता है। इब्राहिम जलीस बड़ी संग दिल हो के दिबाचे में रहमत राज हैं। अज़ीज़ुन्निसा को समाज में औरत की तौहीन पर गुस्सा है। इनकी नज़र में औरत एक काबिल फ़रोख्त जिन्स के सिवा कुछ नहीं। औरत को समाज ने इंसान भी नहीं समझा। वो समाज की इस नाइंसाफ़ी पर शिद्दत से एहतजाज करती हैं। उनका मुतालिबा है कि औरत को औरत समझा जाए। औरत जिन्स नहीं इंसान है, वो खरीदी जाए न बेची जाए। ज़ीनत साजिदा हैदराबाद की ख़वातीन अफसाना निगारों में मुमताज़ मुकाम रखती हैं। उन्होंने बड़ी जुरात के साथ समाज के घिनाओं वाक़ियात पर रोशनी डाली है। यही तरक़ीब पसंद अदीब का कमिटमेंट भी था। बेपनाह हकीकत निगारी के बिना पर उनके किरदार जिंदा और मुतहर्रिक मालूम होते हैं। उन्हें समाज में औरत की नाक़दरी का एहसास है। वो इंसानी नफ्सियात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्हें खुसूसियात की वजह से इनके अफसाने दिल को छूने और हमें मुतासिर करते हैं। ज़ीनत साजिदा का पहला अफसानवी मजमुआ जल तिरंग है, जो हैदराबाद के अदबी हलकों में बहुत मकबूल हुआ और उनकी शोहरत का बाइस बना। इस मजमुए में 10 अफसाने हैं जिनके मौज़ूआत मुख्तलिफ हैं मगर हैं बड़े खूबसूरत। मसलन परवाने खिलाड़ी, बीबी, कंवल रानी, यूनिवर्सिटी रोड पर शहजादी, मज़ाक, पारू, बुझता हुआ शोला, आखिरी लम्हा। इस मजमुए में शामिल अफसाना बीबी को खुद ज़ीनत साजिदा सबसे बेहतर कहानी करार देती हैं। जल तिरंग में सफ़ा 16 पर वो रहमत राज है। ये सारी कहानियाँ हकीकी हैं, सिर्फ अफसानवी मुबालगा से काम लिया गया है। जल तिरंग के बाद भी उनकी कई कहानियाँ शाया हुई जो फ़िक्र और शऊर, मौज़ू और टेक्निक के एतबार ने जल तिरंग की कहानियों से बुलंदियाँ की हैं। शायद इसीलिए जल तिरंग की कहानियों को वो तजुर्बे का नाम देती हैं। जल तिरंग पर रूमानियत गालिब है मगर बाद की कहानियों ख़वातीन के मसाइल
ان کی मजलूमियत और अदम मसावत पर मबनी है, जो कई मौका पर हमें दावत फिक्र देती है। अफसाना रोशनी, अवतार, जंजीरें और अजनबी इसकी रोशन मिसालें हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर ऐसा अफसाना है जिसमें उमरा और ऊंचे तबके की खुदगर्ज मतलब परस्ती और बेहसी पर लतीफ अंदाज में रोशनी डाली गई है। इसी तरह मैं अपनी बात को खत्म करके अपने जवाब देती हूँ। और अपनी सलमा से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना मकाला पेश, और अपने शेख सिराज से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मकाला पेश करें। मेरा उन्वान है मोहम्मद बेग एहसास का अफसाना दरमाम में आखिरी हिस्सियत। हर हाथ का अदब अपनी माशिर ज़िंदगी का आगाज़ होता है और कामयाब फन पारा जो फनी नज़ाकतों से मज़ीन हो और ज़िंदगी के हक़ाइक़ की बसीरत आमेज़ ताबीर पेश करे, वो आफाकियत का हामिल हो जाता है। बेग एहसास का अफसाने मजमूआ दरमा अपनी तमाम तर मकामियत के बावजूद आफाकियत का दर्जा रखता है, क्योंकि उस मजमूए के बेशतर अफसानों में मौजू इंसान की अपनी तहजीब से वाबस्तगी है। तहजीब जिसमें इंसान के आदात व अक़वाल, अखलाक, तर्ज़ मुआशरा, तर्ज़ फ़िक्र, मुल्क की इज्तिमाई मादी वगैरह सभी कुछ शामिल है। दखला में कुल 11 अफसाने शामिल हैं। संगे गराम, खाइल, चक्रवी, दर्द के खेमे, सांसों के दरमियान, नजात, धार, शिकस्ता पर, दखमा, नमी दानम के और रंग का साया शामिल हैं, जो बेग एहसास के फिक्र और फन की इर्तिका की अगली मंजिल का पता देते हैं। उनके अफसानों में मौज़ूआत का तनूव उनकी फिक्र की वसाअत और गहराई की नमाज़ी करता है। दखमा हैदराबाद में तहजीबी रवादारी के जवाब पजीर होने का अलमिया है। आसिफ जाही दौर का गंगा जमनी तहजीब, इल्म दोस्ती, अदब नवाजी, हुनर परवारी के चर्चे सुनकर लोग दूर दूर से यहाँ आते थे और यहीं के होकर रह जाते थे। पहले इल्म हुनर की यहाँ खूब पजीराई होती थी, लेकिन पुलिस एक्शन और उसके बाद होने वाले फिरकावाराना फसादात ने शहर की सेकुलर और पुरअमन फजा में तासुब का जहर फैलाना शुरू कर दिया। मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ने लगी, रवादारी और जानसारी की जगह तकनीकी और जानिबदारी ने ले ली। तरक्की के नाम पर शहर की कुदरती हुस्न छीन कर उसे सीमेंट कर जंगल में तब्दील कर दिया गया, जहाँ बसने वाले लोग सारी दुनिया की तो खबर रखते हैं लेकिन अपने पड़ोस से बाखबर रहते हैं। बेहसी और बेताल्लुकी को अखलाकी जमा पहनाकर रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी का नाम दिया जा रहा है। पुरानी तहजीब आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है। शहर हैदराबाद सिर्फ एक शहर का नहीं, एक तहजीब का नाम है जिसमें यहाँ की बोली, अल्फाज की अदायगी का मखसूस लबो लहजा, रवायात, मेहमान नवाजी, एक दूसरे के मजहब का एहतराम, खुश अखलाकी, रवादारी जिसकी पहचान थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। उस अफसाने में शहराब और उसका मेखाना आसिफ जाही दौर की रवादारी की आखिरी निशानियों में से एक है। शाही निजाम में अवाम में हमआहंगी और भाईचारा था, जमहूरियत में उसे और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन सियासी लीडरों ने अपनी मफाद परस्ती और इक़्तिदार की लालच में अवाम को मजहब के नाम पर एक दूसरे से दूर कर दिया। इक़्तिबास शुरू। रात होते ही बहनोई मेरा हाथ पकड़कर माजी के उस शहर में ले चलते हैं जो एक ऐसी रियासत का दारुल खुलफा था जिसका रुतबा इटली के बराबर था, जिसका आबो हवा बहराए रूम जैसी थी, पहाड़ों से घेरा बागों और झीलों का शहर जिसकी बुनियाद मोहब्बत की यादगार थी, जिसकी हवाओं में मस्ती थी, इतनी मस्ती कि आदमी पर नशा तारी रहता, मखसूस बोली, मखसूस तहजीब और उनका अपना बादशाह था जिसको आला हजरत हुजूर फातिह दौरा नौ शेरवा जमा अमीरुल मुमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हकीमुस सियासत सुल्तानुल उलूम सुल्तान इब्न सुल्तान खाकान के अलकाब से बुलाते, उस पर जान छिड़कते थे। उनकी अपनी जामा, अपनी रेल, अपना टप्पा, अपनी फैक्ट्रियां, लोहे की कानें, सोने की कानें थी, सीमेंट की पुख्ता सड़कें, खूबसूरत इमारतें थी। दूर दूर से ताजिर यहाँ आकर आबाद हो गए थे। अहले इल्म की कदर अफजाई होती थी और मुलाजिमतों के हुसूल के लिए लोग आते तो यहीं के होकर रह जाते थे। उस शहर का सीना बेहद फराख था। उस शहर से निकलकर मैंने अपने बहनोई से पूछा कि फिर वो शहर गुम कैसे हो गया। इक़्तिबास खत्म।
फिर वो शहर गुम कैसे हो गया? दखमा के बेशतर अफसानों में उस सवाल पर बातगश्त सुनाई देती है। बेकहसास का तारीखी, समाजी व सियासी शुरू बहुत पुख्ता है। माशराती जिंदगी के तेजी से बदलते हुए मंजरनामे पर उनकी गहरी नजर है। हाजिरी जिंदगी के बेहद अहम और संजीदा मौजूआत को उन्होंने अपनी बड़ी फनकाराना अंदाज में कहानियों के रूप में ढाला है। बनकर कर्ब आगमी को अफसानों के जरिए तख्लीकी सतह पर उजागर किया है। हर अफसाना जहां अपने फन और तर्ज उसलूब से कारी के अदबी ज़ौक़ को तस्कीन पहुंचाता है, वहीं उनके मौजूआत अपने अहद की पेचीदा जिंदगी की अक्कासी करते हैं। खुसूसन हैदराबाद की तहजीबी जिंदगी में रूनुमा होने हुई तब्दीलियों का अहाता उस बारीकी जुज़ाइयात निगारी फिक्र आगाही और फनी महारत से किया है कि दखमा के ये अफसाने हैदराबाद की गुमशुदा तहजीब की दस्तावेज बन गए। बहुत अच्छे, बहुत मौजू भी बहुत अच्छा था। और अब मैं हुमैरा से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे मकाले का उन्वान है रुखसाना नाज़नीन फन व शख्सियत के आईने में। अच्छा, हर दौर में शहर बीदर इल्म व अदब का गहवारा रहा है। इस सरजमीन को बड़ी बड़ी अदबी शख्सियत ने इल्म व फन की रोशनी से जला बख्शी है। इन्हीं में से एक रोशन सितारा रुखसाना नाज़नीन है। रुखसाना नाज़नीन ने बहुत कम उम्र से लिखना शुरू किया। मुतअद्दिद अफसाने व मज़ामीन लिखे। इनकी कहानियाँ इस्लाही पहलू के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इनके अफसाने व मज़ामीन ख़वातीन के मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। वो आजकल के समाजी माशी माहौल की बखूबी अक्कासी करते हैं। रुखसाना ने अपनी खुदादार सलाहियतों से बीदर का नाम ऊंचा किया है। वो शहर बीदर की पहली अफसाना निगार खातून है। मोहतरमा रुखसाना नाज़रीन बहुत ही हसास तबीयत के मालिक हैं। अपने इर्द गिर्द के समाजी अखलाकी मसाइल पर, अच्छाइयों और बुराइयों पर गहरी नज़र व फिक्र रखते हैं और जिन्हें निहायत शाइस्तगी व मंजरकशी के साथ अवाम के रूबरू पेश करते हैं। लिखने का अंदाज दिल को छूने वाला है। मुख्तसर से मुख्तसर अफसाने में भी इन्होंने अपना मतलब व मकसद वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर किया है। मुसन्निफ़ा के मज़ामीन और अफसानवी मजमूए इनके इल्म की गहराइयों को पेश करते हैं। अक्सर इनके अफसाने यादों के दरीचे खोल देते हैं। इन्होंने बचपन की यादें, नौकीस परियों की नफ्सियात, आपसी मोहब्बत, जिंदगी की महरूमियाँ, ज़ाती वाक़ातें, दिलगुदार तलखियाँ, सभी कुछ जिंदगी में पेश आने वाले वाक़यात का बड़े अच्छे अंदाज में लिखने की कोशिश की है और ये कोशिश कामयाब रही है। रुखसाना नाज़रीन कहानी के मरकजी किरदार को अहमियत देती हैं। कहानी से अपना रिश्ता इस्तेवार रखती हैं। इन्होंने अपने अफसानों के लिए ऐसे मौज़ूआत मुंतखब किए हैं जिन पर दीगर ख़वातीन बहुत कम तवज्जो देती हैं। रुखसाना नाज़रीन की अफसाना निगारी। हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक के शहर बीदर की एक मारूफ शख्सियत रुखसाना नाज़रीन थी। रुखसाना नाज़रीन का शुमार उर्दू अदब की उन अफसाना निगार ख़वातीन में होता है जिन्होंने उर्दू अदब में बिलखुसूस अफसानवी अदब में हकीकत निगारी की रिवायत को कायम कर रखा है। इनके अफसानों की फिजा हकीकी वाक़यात और सानिहात पर मबनी होती है, लिहाजा रास्त दिल पर असर करती है। इनके अफसाने असली हसीयत का आईना हैं। वो अपने अफसानों में समाज और माशरे में दरपेश छोटे बड़े किस्से, कहानियों और वाक़यात को बड़े तख्लीकी अंदाज और अहसन उसलूब में पेश करते हैं, जिससे इनकी फनी सलाहियत और मुशाहिदात, महसूसात और मुरत्तिब-ज़दा असरात की गहराई व गहराई का इल्म बखूबी हो जाता है। इनके अफसानों के मौज़ूआत हमारे अतराफ व अकनाफ में वक़ूफ़ पज़ीर वाक़यात, हादिसात और सानिहात पर मबनी होते हैं। अपने अतराफ की ज़िंदगी के मौज़ूआत को वो अपने कलम के ज़रिए इस तरह अफसानवी खालिद में समो देती हैं गोया हम उस वाक़ये के हकीकी शाहिद हों और वो तमाम किरदार वो वाक़या हमारे चश्म तस्वीर की निगाहों के पर्दे पर गर्दिश कर रहा हो। असरी हसीयत के हवाले से इन्होंने जिंदगी की तल्ख हक़ाइक़, ज़माने की बेएतदालियों, इंसाफ और हुकूक़ जैसे हसास मौज़ूआत से हमें अपने मुनफरिद व मुमताज़ अंदाज में रोशनास कराया है। इनके अक्सर व बेशतर अफसाने निस्वानी पेचीदगियों, ख़वातीन के जुमला आइली, समाजी, सियासी, तहज़ीबी व तमद्दुनी व नफ्सियाती मसाइल का इहाता करते हैं। तातम तहरीर मौसूफ़ा के 3 अफसानवी मजमूए ज़ेवर-ए-तिबात से आराफ्ता होकर शाये हो चुके हैं।
इनका पहला अफसानवी मजमुआ तूबी के उन्वान से 2010 में, दूसरा अफसानवी मजमुआ जिया 2012 में और तीसरा अफसानवी मजमुआ पसे दीवार 2019 ईस्वी में शाये हुआ है। एक मज़ामीन का मजमुआ दस्तक 2013 में शाये हो चुका है। बिलखुसूस जुनूबी हिंद की खातून अफसाना निगारों में रुखसाना को अफसानवी अदब में खास मुकाम हासिल है। वो दौर जदीद की अहम खातून अफसाना निगार हैं। दूसरे अफसानवी मजमुए जिया को बिहार उर्दू अकादमी ने 2012 ईस्वी में दूसरे इनाम के लिए मुंतखब किया। 2019 ईस्वी में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर भारतीय एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने बतौर कलमकार अवार्ड से नवाजा। जिला बिदर के हिंदुस्तानी कलमकारों को तफवीज़ किए जाने वाला कारिंजा रतन अवार्ड बतौर उर्दू कलमकार 2020 ईस्वी में तफवीज़ किया गया। तीसरा अफसानवी मजमुआ पसे दीवार है, जो कर्नाटक उर्दू अकादमी बेंगलुरु की जानिब से मंजर-ए-आम पर आ चुका है। अप्रैल 1992 को महनामा मशरिकी दुल्हन में रुखसाना नाज़नीन का पहला अफसाना मुस्कुरा उठी हयात के नाम से शाये हुआ है। रुखसाना नाज़नीन के मुतअद्दिद अफसानों में कहीं मोहब्बत, प्यार व वफा, मेहर व खुलूस है, तो कहीं नफरत, इंतजार और जुदाई है। इनके बेहतरीन व नुमाया अफसानों में टूटी कहाँ कमन, एक लम्हे की खता, रस्मों के शिकंजे में टूटे पतवार, सहारे, सबूत और एहसास के नश्तर वगैरह शामिल हैं। एक लम्हे की खता में इस अफसाने में फरसुदा रस्म रिवाज की बिना पर वालिदैन की जिल्लत और रुसवाई को पेश किया गया। अफसाना इंतजार में एक नौजवान की कहानी है, जिसमें एक मासूम नौजवान ना करता गुनाह को सजा मिलती है और इसके अहल खाने इसके मुंतजिर होते हैं। वह अपने अफसानों में नेकी, बदी, अच्छाई और बुराई को मन व अन पेश करने का हुनर बखूबी जानती है और इसे अपनी कलम की खूबसूरती से समाजी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करती है। इनका असल मकसद समाज की इस्लाह होता है। वो दौर हाजिर के समाजी, तहजीबी, तमद्दुनी और माशी माहौल की अक्कासी करते हैं। इनके हर अफसाने में निस्वानी किरदार जरूर मौजूद है। रुखसाना नाज़नीन एक गैर मामूली तौर पर ज़हीन और ज़कीउल हसन अफसाना निगार हैं। वो एक हमदर्द और मुंतज़िर मिजाज खातून हैं। ख़वातीन पर होने वाले जुल्म और खानगी मसाइल इनके अफसानों में जाबजा नजर आते हैं। इनके अफसाने और मज़ामीन वतन अजीज के मौखिर रिसालों और जरीदों में वक्तन फ़वक्तन शाये होते रहते हैं। मसलन मशरिक़ी आंचल, मशरिक़ी दुल्हन, शायर, नई दिल्ली, रोजनामा, उर्दू टाइम्स, कौमी ज़बान, चश्मे उर्दू वगैरह शामिल हैं। जो कुछ मुझे कहने का मौका दिया है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह हमारे साथी जनाब दलाल खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मकाला पेश करें। अब तक हम मादरी ज़बान उर्दू में मुख्तलिफ निगारों से गुजरते रहे। मैं यकीनन फर्द वाहिद निखला जिनके बारे में है वह है जनाब महमूद शाहिद के बारे में पेश करना चाहता हूँ अंग्रेजी में। President of the occasion, the galleys and intellectuals, other respected audience. The Urdu short story writing in South India after 1960. My topic here is Mahmood Shahid as a short story writer. Fiction in two of its major forms, namely the novel and short story, is a borrowed phenomenon of Urdu language. The short story employed by Urdu writers was both sporadic and tentative. A new form of a recent past stream of consciousness is ushered in by the Urdu writers to challenge and break the prevailing evils of simple and effective narrative techniques. Mahmood Shahid is a prolific Urdu writer, a poet of great excellence and higher order, a marvelous columnist, a good essayist, an extraordinary modern short story writer. He started his literary career while he was very young. He has been writing constantly for more than 4 decades or so without any pause. Hailing from Kadpa, a literary cradle of Urdu literature, has eclosed from renowned contemporary Urdu writers and personalities as well. His inaugural publication, Dhanja, a collection of Urdu short stories published in 1995, is his first literary success and brought him fame and literary recognition across the world. Besides this masterpiece,
His two other books of literary significance are Raid Mein Gumshuda Lafz, printed in 2012, and Harf Reza Reza, printed in 2014. The Dhanja structure, authored by the Mahmud Shahid, is a collection of 15 Urdu short stories. The title of the book and the name of the short story, number 5, are synonymous. In a short stories format, he emphatically uses the vision of aesthetic expression along with the challenging religious, political, and moral code of conduct. He experimented in the concept of recognized literature as a means of expression of thought and the innermost workings of the individual mind and its various complexities. He individually uses the symbols and metaphors in his short stories. The short story, Samandar Ka Khat, the border of the ocean, indicates the World War III hypothetical name given to it, with large-scale military conflict which would surpass the fear wars, possibly resulting in collapse of the global system and human extinction, and could render the most of the Earth's surface uninhabitable. The food is one of the basic needs of human life. Life would become impossible without its growth. An old man who sold salt for his livelihood could not produce it near the ocean. There was no water flood in it, but it was full of blood. No production of salt resulted in life came to a halt. Although the story was written in 1995 by Mahmud Shahid, it has relevance even today. If we look at the Russian-Ukraine clash, the writer's prediction is absolutely based on reality. Water is life, life is through water only. No water, no life on this earth. The However Beta Maharshi during the air, a very thrilling story in which the Mahmud Shahid was believed to have the gift of prophecies of which regard to the calamities proved absolutely right, one after another, but left to light that he was incapable of solutions. He was the symbol of destruction and havoc to the humans and flora and fauna in the region. He was the brain behind all these damages and miseries. He called them as accidental episodes. One day a valiant and a courageous person, a day to ask Maharishi why could not think of preventive measures with your mightiest power. Having heard of these utterances, Maharishi furiously that day itself made a prediction that a young man would succumb to death following a snake bite. The people were ready to kill the snake, carrying lethal weapons with them, but in vain. As they heard the horrified sounds, they thought as if the snake would have bitten the young man. Nearly, a snake which was standing, who made it move by playing music to it. In fact, the man said, I was not bitten by a snake, but I was supposed to drink a deadly poison. Thus the poisoner murdered the young man by using poison. The short story writer Mahmud Shahid here portrays the society ridden with culprits deriving protection from the people who are in power. The power corrupts, absolutely. The Dhanja connotes a symbolic, metamorphical, or abstract elements in it that demands a serious and careful study by readers. Thank you very much for listening to me very carefully, patiently, and silently as well. जनाब सत्तार फैजी से गुजारिश करता हूँ कि वो आखिरी मकाले का उन्वान है कासिम यूसुफी के अफसानों का जायज़ा, मगर मैं 3 अफसानों पर जायज़ा करना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से एक ही अफसाने पर इत्तेफाक करता हूँ। प्रोफेसर कासिम अली खान साहब का कलमी नाम कासिम यूसुफी है। आप 1951 में रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में पैदा हुए। वजीफ़ा आप प्रोफेसर ही नहीं बल्कि आप नक्काद, शायर, मुतरजिम और अफसाना निगार भी हैं। इन्हें उर्दू ज़बान के अलावा अंग्रेज़ी, तेलुगु और तमिल ज़बानों पर भी दस्तरस हासिल है। फ़ख्र की बात यह है कि आप आला ओहदों पर फाइज भी हुए। डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, सदर शोबा और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हुए। उसके बाद सबकदोशी के बाद डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल में प्रिंसिपल और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस रह चुके हैं। कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के निसाब की तदवीन बहैसियत मुदीर हिस्सा ले चुके हैं। कई तरबीती प्रोग्रामों में
वर्कशॉप्स, टेलीविज़न कॉन्फ्रेंसेस और समई बसरी आलात की तैयारी में कई सेमिनारों के अहतमाम में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। आपके कई मज़ामीन दौरान मुलाजिमत, रोज़नामा सियासत, मुंसिफ और रहनुमा दक्कन, गुलबंद, कौमी ज़बान, सबरस वगैरह में शाया हुए। तेलुगु की किताबें चीकटी तरगलु, तमे नलम और रेंडव मंशी, मखदूम मोहिद्दीन मरियो दाशरथी 1980 ता 2006 तक के दरमियान मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्होंने वजीफ़ायाबी के 2013 में हुए उर्दू वाले के नाम से एक अंजुमन नई कायम की। नई नस्ल के नौजवान उदबा शोरा की हौसला अफजाई के लिए कई नसरी व शेरी नशिस्तों का इनेकाद कर रहे हैं। कई जामियात में बोर्ड के रुकन भी रहे हैं और NCPL नई दिल्ली, इदारे अदबियात, उर्दू हैदराबाद और उर्दू अकादमी अवार्ड कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। कासिम यूसुफी के चंद अफसाने, शबनम का पासबान, मुंबई से निकलने वाले मोतबर महनामा शायर में, लाहौर अफसाना बेंगलुरु, हफ्तावार नशेमन में, आईना और रद्द अमल के अलावा उनके तजरीदी अफसाने जैसे नाहक हम मजबूरों पर इंतज़ार का कर्ब, एहसास का कफन और तलाश, गड़पा के सहमाई रिसाला गुलिस्तान में और करनूल के महनामा शाहीन में, दिल्ली का रिसाला तहरीक में 1974 का 1985 में शाया होते रहे हैं। कासिम यूसुफी की को मुताले का शौक़ ने इन्हें उर्दू अदब की तरफ माइल किया। तो ये हसास तबीयत के मालिक हैं, अफसाना लिखने पर मजबूर हो गए हैं। अफसाना निगारी से आपको रग़बत हुई, आप एक हसास और दर्दमंद इंसान हैं, इसीलिए आपकी तबीयत जज्बाती रद्दोमल का इजहार चाहती है। अफसाने का फ़न, हुस्न अमल, बालिग नज़री और बारीक बीनी और नरम रगी, होशमंदी, सुलझी हुई नफीस तबीयत ने बजा तौर पर अफसाने को अपने फिक्री व जज्बाती रद्दअमल के इजहार के लिए मौजू वसीला समझा। कासिम यूसुफी अदब को ज़िंदगी की हकीकी तस्वीर कशी समझते हैं, इसीलिए इनकी नज़र में अफसाना निगारी महज फनकारी नहीं है बल्कि ज़िंदगी के आला कदरों के इजहार का जरिया भी है। अफसाना सिर्फ आज बेहद मकबूल है। आज का अफसाना बहुत से नए मराहिल तय कर चुका है। वैसे आज का ख़ारी भी बहुत सुलझा हुआ, हकीकत पसंद और जहन रखता है। इसके अफसाने आपके अफसाने तसव्वुराती कम, हकीकत पर मबनी ज़्यादा है। ये अफसाना निगार की मकसद ख़ारी को महसूस करना है। आपके अफसानों में ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात मिलते हैं, जिसकी वजह से अफसानों में निखार पैदा हो गया है। कासिम यूसुफी ने अफसानों में वाक़यात, हादिसात, किरदार निगारी, मंजर निगारी और मुकालिमा निगारी से आरास्ता किया है। आपके अफसाने ज़िंदगी के हक़ाइक़ से लबरेज़ हैं और किरदारों के जज्बात निगारी से उन्होंने ख़ारी के दिल को जीत लिया है। इसकी दिलचस्पी को भी बरकरार रखा है, जिसकी मिसाल मंजर ज़ाइल अफसाना शबनम का पाज़मा है। शबनम का पाज़मा अफसाना मरकज़ी ख्याल औसत घराने के ताल्लुक़ रखता है। एक दफ्तर में मामूली क्लर्क की नौकरी करने वाला गरीब है मगर ईमानदार, जिसके 5 बच्चे हैं, आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा। रिश्वत ना लेने पर दफ्तर के मुलाजमीन इसको हकीर निगाहों से देखते हैं और तंज करते हैं। यहाँ तक कि इसकी बीवी लाजू भी नाशुक्री करती हुई गिला शिकवा कर बैठती है। इख्तिबार शुरू, क्या दिया है तुमने? ना अच्छे कपड़े, ना कीमती जेवर, ना किसी किस्म का सुख, ऊपर से 5 बच्चों का बखेड़ा सर पर ला दिया है, जिसे देख देख कर मैं रोती रहूं। इसे चाहिए बखेड़ा, मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए था। शादी के बाद वो प्यार भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ा, तुमने मेरे लिए क्या किया? क्यों ये भी झूठी मोहब्बत जताते हो? क्यों मेरे सामने ऐसी सूरत ले आते हो? बीवी लाजू चली जाती है तो फौरन उसकी जवान बेटी अनीता आकर सवालात की बारिश बरसाती है। इख्तिबार शुरू, अब्बा क्यों मेरी तरफ इस तरह देख रहे हो? तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? पैदा होते ही मार देते तो अच्छा था। मेरे अरमानों का खून हो रहा है, मेरे ख्वाब चिकनाचूर हो रहे हैं, मेरी आरज़ुओं का चिराग बुझ रहा है, मेरी उमंगें मिट रही हैं, मेरी उम्मीदों पर यास का कहर छा रहा है। तुम अब भी चुप बैठे हो। क्या मेरे अरमान यूं ही
کچل کر رہ جائیں، کیا میرے خواب پورے نہ ہوں گے؟ کیا میری آرزوؤں کا چراغ سدا کے لیے بجھ جائے گا؟ کیا میری امنگیں مٹ جائیں گی؟ کیا میری امیدیں نہ بر آئیں گی؟ بتاؤ نا ابا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولو ابا، بولو، کچھ تو بولو۔ تھوڑی دیر بعد کلرک کے بچے آ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے مجھے فیس ادا کرنی ہے، کل ہی آخری دن ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، سب لڑکے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسرا لڑکا کہہ رہا ہے میری تختی ٹوٹ گئی ہے، نہیں لا کر دو نا ابا۔ چھوٹی منی بولتی ہے مجھے گڈا کب لاؤ گے ابا؟ قاسم یوسفی نے اس افسانے میں غریب ایماندار کی سچی عکاسی کی ہے، غربت اور سچی ایمانداری کی سچی عکاسی کی ہے، کرداروں کو شباہت اور نفسیات عطا کی، اپنی تحریروں کو مؤثر بنا کر گھریلو واقعات اور حادثات کو حقیقت سے وابستہ کیا ہے۔ اس افسانے کو پڑھنے والے قاری پر درد و غم کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کردار نگاری ہی افسانے کی جان ہے، اور یہی کردار افسانے کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بغیر کردار نگاری کے افسانہ نامکمل نہیں ہوتا ہے، اور کردار اور جذبات دونوں ضروری ہیں۔ شریف ایماندار کلرک کو زندگی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اقتباس شروع، یہ بھی کیا زندگی ہے، نہ سکھ چین، نہ راحت، نہ آرام، ہر وقت غم انگیز خیالات میں غرق ہونے کے سوا اس کی زندگی اور کیا، ہر وقت مسائل، دماغ میں طوفان، دل میں تفکر، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ اے بھگوان، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو نے مجھے کیوں عقل دی، سوچنے کی صلاحیت کیوں دی، کیوں جذبات و خیالات عطا کیے، کیوں آرزوؤں کی دنیا، امیدوں کی روشنی سے دل اجالا کر دیا، مگر عمل میں اور حقیقی زندگی میں ان سے محروم رکھا۔ اگر تو انہیں مجھے نہیں دے سکتا ہے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ لگتا ہے افسانہ نگار نرم دل اور حساس طبیعت کا مالک ہے، دوسروں کے درد و دکھ پر آنسو بہانے والی فطرت رکھتا ہے۔ افسانہ نگار کردار نگاری کے بہت ہی احتیاط اور سنجیدگی کی ہے۔ سچا افسانہ نگار وہی ہے جو اپنے فن سے قاری کو رلا دے یا ہنسا دے۔ آپ کا یہ افسانہ آج کے قاری کو بہت پسند آئے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قاری کی فکر و احساس آپ کی گرفت میں ہے۔ افسانے کا اختتام بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ جوان بیٹی انیتا کسی سے محبت کر بیٹھتی ہے، وہ بے وفا دھوکہ دگا دے جاتا ہے۔ اپنا باپ خودکشی کے لیے نشہ آور دوائیاں لا کر رکھ لیا تھا، یہ انیتا کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ کشمکش وہ ان دوائیوں کو کھا جاتی ہے اور موت کے آغوش میں چلی جاتی ہے۔ میز پر کتاب کے نیچے ایک خط پھڑپڑا رہا تھا، اور باپ شبنم کی پاسباں کی طرح کھڑا اسے تک رہا تھا۔ شکریہ۔ شبانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرا نام شبانہ بانو، میں اردو ڈپارٹمنٹ سے سیکنڈ بیچ سے ہوں۔ میرا عنوان ہے جنوبی ہند کے مختلف افسانہ نگار خواتین کا مختصر تعارف۔ مختصر افسانہ 20ویں صدی کے اوائل کی پیداوار ہے۔ 20ویں صدی میں تیز تر ترقیوں نے زندگی کے تقاضوں کو بھی متاثر کیا، لہذا ادب کے متعلق قاری کے بیانات بھی بدلے۔ برق رفتار زمانے میں کم وقت میں افسانہ پڑھ کر قاری اپنے ذہن کو سکون و انبساط مہیا کرتا ہے۔ افسانے کی ایسی خصوصیت نے مشیری اور تیز رفتار دور میں ایسے سب سے مقبول صنف بنا دیا ہے۔ حیدرآباد کئی صدیوں سے علم و ادب کا گہوارہ اور شعر و سخن کا مسکن رہا۔ یہاں ہر دور کے حکمران علم و ادب سے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے علم و ادب پرستی عوام میں بھی ذوق اور دلچسپی پیدا کی، ان کے حوصلے بڑھائے اور ادبی ذوق کی آبیاری کی۔ عرصہ دراز سے ادیب داستان اور طویل قصے کہنے لگے اور لکھنے لگے۔ ہنر سے واقف تو تھے ہی، زمانے کے ضرورتوں کو بدلتے تقاضوں نے اپنے ابتدائی افسانے نگاروں سے مختصر کہانیاں بھی لکھوائی، مگر داستانی رنگ و روایت سے وہ پورے طور پر اپنا دامن نہ بچا سکے۔ حیدرآباد کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں بیگم زہرا ہمایوں، مرزا عظمت اللہ خان اور رگھوناتھ راؤ درد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جامعہ عثمانیہ سے وابستہ ڈاکٹر محی الدین قاری زور اور پروفیسر عبدالقادر صبری نے بھی اس جدید صنف ادب کی ابتدائی دور میں خیر مقدم کیا اور کئی افسانے تحریر کیے۔ حیدرآباد کی خواتین میں زہرا ہمایوں مرزا 1880 50 سنسوی تا 1955 9 سنسوی پہلے مسلم خاتون ہیں۔
जिन्होंने कहानियां लिखी और अपनी तसानीफ का कारनामा से बैनुल-अक़वामी शोहरत की हासिल हुए। सुकरा हुमायूं मिर्जा 1850 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद डॉक्टर अली मिर्जा फौज में सर्जन थे। सुकरा हुमायूं मिर्जा की शादी 1901 ईस्वी में पटना के बैरिस्टर हुमायूं से हुई। हुमायूं मिर्जा तरक्की इस्लाम के हामी थे। उन्होंने खवातीन की तालीम और तरक्की के लिए हैदराबाद के दीगर अफराद के साथ मिलकर बड़ी कोशिशें की। सुकरा हुमायूं मिर्जा खुशकिस्मत थे कि तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुए और उन्हें आला तालीम याफ्ता हासिल और रोशन ख्याल शख्स का साथ नसीब हुआ। शायद यही वजह थी कि सुकरा हुमायूं मिर्जा के मिजाज में भी तरक्की पसंद और रोशन ख्याल थी। उन्होंने अपने खवातीन की तरक्की और इस्लाह के लिए एक ऐसे दौर में पर्दे से आज़ाद होकर जलसों में तकरीरें की जिस दौर में सख्त पर्दे का निज़ाम राइज था। वो एक बेहतरीन शायरा भी थे और उन्होंने अपनी इदारत में रिसाले निकाले। उनकी तबैयत को नसर निगारी से ज़्यादा मुनासिबत थी, इसलिए ज़्यादातर नसर ही में उनकी तसानीफ थी। उन्होंने अफसानों के अलावा कई नावल भी लिखे, मसलन सर्वजिस्क, हाजिजा, मसीह निस्वा और मोहिनी काबिल ज़िक्र हैं। उनकी इब्तिदाई कहानियों और अफसानों के ताल्लुक से उन्हें कौम ख़यास रकम तराजी। अज़ीज़ुन्निसा हबीबी का शुमार जामिया उस्मानिया के दौर के मुमताज़ अफसाना निगारों में होता है। उनका ताल्लुक हैदर के राइस और तालीम याफ्ता घर से उनके अफसानों का मजमुआ तुम बड़ी संग दिल हो, जिसमें रुमानी और मुल्किया में चंद अफसाने अज़ीज़ुन्निसा के अफसाने पढ़ने से ये यकीन हो जाता है कि औरत की बनिस्बत मासूम, नेकदिल, बावफा और जज्बा ईसा का नमूना होता है। अफसाना शोहरा मोहब्बत की ऐसी ही बातें ही जिसमें ये औरत मोहब्बत में कदम कदमी करती है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। अज़ीज़ुन्निसा ने अपने अफसानों में ये बताने की कोशिश की है कि मशरिकी औरत ख्वाह जहाँ भी बेबाक और इसके घर को पसंद करती है, वो अपने शौहर से बहुत प्यार करता है और उनसे भी बहुत मोहब्बत करता है, हमदर्दी और एतमादी के तमन्ना करती है। अज़ीज़ुन्निसा ने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को अपने अफसानों में समो दिया, जिससे फर्क का रंग हकीकी नजर आता है। मुझे इस मौका दिए सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूं। आज का जो ये सिंपोजियम था मेरे ख्याल में बहुत ही कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस सेशन में पूरे 9 मकाले पढ़े गए। इसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे मालूम हुई कि स्टूडेंट्स ने और जो एमए ख़त्म किया है उन्होंने मकाला लिखे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि हमारे बच्चे भी लिखना शुरू कर दिए हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख कर के सब ने एक ने अलग अलग मौज़ूआत पर अपने मकाले पढ़े और सबके मकाले उनकी हैसियत के हिसाब से बहुत अच्छे रहे। बस ये कमी मुझे ये महसूस हुई कि तलफ़्फ़ुज़ पे ज़रा जोर दीजिए। अफसानों पे लिख रहे हैं, पहले आप अफसाने के फ़न को पढ़िए। अफसाना किसे कहते हैं, अफसाना कैसा होना चाहिए और आप जिन अफसाना निगारों के बारे में लिख रहे हैं उनमें वो फ़न कहाँ तक है, वो टेक्निक कहाँ तक उन्होंने इस्तेमाल की है और किस तरह इस्तेमाल की है, उनका तर्ज क्या है, इस पर कोई बात नहीं किया। सब लोग समाजी मसाइल, माशी मसाइल ये तो सब लोग लिखते हैं। आपको खातून मशीख में भी अफसाने मिल जाएंगे और शायर में भी या शबकुन में भी अफसाने मिल जाएंगे, लेकिन फर्क उस उसलूब का है, उस स्टाइल का है, उस अंदाज का है। उसे देखिए आपके अफसाना कैसे लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में पढ़िए। आपको खुद एमए में ये चीज़ें हैं, उसे तफसील से पढ़िए इस तरह। और इसके बाद हमारे दलालत साहब ने महमूद शाहिद की अफसाना निगारी अंग्रेजी में पढ़ी। वैसे ये उसकी इजाज़त ले चुके थे, लेकिन मेरा ख्याल, मुझे मालूम है कि वो अच्छी उर्दू भी लिखते हैं।
सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, उर्दू भी बेहतरीन उर्दू रहती है। उनको इतनी आसान ज़बान, इतनी फ्लुएंट वो लिखते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम खुद दंग रह जाए। सत्तार फैजी के बारे में मैं क्या कहूँ, गैर मानस अफसाना निगार के बारे में पढ़ा है। आपके बारे में बोले, आप उनके बारे में बोल। कर इसमें भी उन्होंने वो जो टेक्निक वगैरह जो इस्तेमाल की गई है, फन का जो ये असल पहलू है, उस पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया। एंडिंग बोल के छोड़ दिए, लेकिन वो एंडिंग के बाद उस पर तबसरा नहीं किया। और अब मैं हमारे मुंतज़मीन शाह वली साहब और साथीज़ा का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन सिम्पोजियम मुनक़िद किया। मैं उनको बार बार मुबारकबाद देता हूँ। तो सबको शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.